नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर क्लासेस में। अगर आप बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी, रेलवे एसएससी या किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए है। यहां आपको रोज़ एनसीईआरटी बेस्ड 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू मिलेंगे जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो पहला प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उनको सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है भारतीय शस्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। देखिए, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में आया है, शाही पद अधिनियम 1876 में आया है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में आया है और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में आया है। देखिए, भारतीय शस्त्र अधिनियम और शाही पद अधिनियम याद रखिएगा लीटन के समय आया है और लीटन का कार्यकाल है 1876 से 1880। ठीक है, लीटन के समय एक चीज़ और याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो लीटन के समय 3 महत्वपूर्ण है, भारतीय शस्त्र अधिनियम, शाही पद अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम। देखिए, शाही पद अधिनियम 1876 में आया था, जिसके तहत 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। अब देखते हैं भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में हुआ था। ठीक है, किसके समय में? तो कैनिन। इस समय वायसराय कौन थे? कैनिन थे। कैनिन का कार्यकाल है 1856 से 1862। ठीक है, लेकिन भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। ठीक है, 1862 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। जब गठन किया गया था तो उस समय कौन था? तो लॉर्ड एल्गिन थे। कौन थे? एल्गिन थे। गठन के समय एल्गिन थे। ठीक है, एल्गिन। इसका कार्यकाल था 1862 से 1863। देखिए, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में लॉर्ड कैनिन के समय में आया था, लेकिन लागू हुआ जिसके तहत कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय का गठन किया गया। उस समय वायसराय लॉर्ड एल्गिन थे, जिसका कार्यकाल 1862 से 1863 है। ठीक है, चलते हैं अगला, विवाह विच्छेद अधिनियम। विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 को मेयो के समय में आया था। किसके समय में आया था? मेयो के समय में आया था। मेयो का कार्यकाल है 1869 से 1872। ठीक है, कितना है? 1869 से 1872। 1869 से 1872। तो इसमें क्या आगे देखिए, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, 2 शाही पद अधिनियम 1876 1 नंबर पे है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 4 नंबर पे है। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 3 नंबर पे है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2 1 4 3। 2 1 4 3 किस ऑप्शन में है? 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखिए, एका आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1921 से 1922। ठीक है, उसके बाद किसके नेतृत्व में हुई थी? पासी मादरी या मादरी पासी। ठीक है, पासी मादरी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है किस जगह पे हुई थी? तो अवध के किस प्रांत में हुई थी? तो अवध के हरदोही, याद रखिएगा, हरदोही, बहराइच, सीतापुर और बाराबंकी में। कहाँ हुआ था? बाराबंकी में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाराबंकी में। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्वेश्चन देख लेते हैं। अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था?
ऑप्शन ए में सरकार को लगान बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, लगान की नगद में परिवर्तन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा लगान के नगद में परिवर्तन। लेकिन बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? ठीक है, क्वेश्चन में बस इतना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के रूप में के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम है? ऑप्शन ए में है वीरांगना रेजिमेंट, ऑप्शन बी में है झांसी रानी रेजिमेंट, ऑप्शन सी में है रानी भवानी रेजिमेंट, ऑप्शन डी में है भारत माता रेजिमेंट। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? ये याद रखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1 सितंबर 1942 को किसके कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। मोहन सिंह ने, ठीक है, किया था स्थापना, मोहन सिंह ने स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद 2 जुलाई, याद रखिएगा, 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस सर्वोच्च सेनापति बने। सर्वोच्च सेनापति बनने के बाद इसने 4 रेजिमेंट कितना, 4, कौन 4 रेजिमेंट की स्थापना किया। पहला था गांधी रेजिमेंट, सेकेंड था नेहरू रेजिमेंट, थर्ड था सुभाष रेजिमेंट और चौथा था रानी झांसी रेजिमेंट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है, रानी झांसी रेजिमेंट की एक कैप्टन थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लक्ष्मी सहगल किससे संबंधित थी? तो ऑप्शन में दिया रहेगा आज़ाद हिंद फौज, तो आज़ाद हिंद फौज होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की और। अगला सवाल है 4 नंबर, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ठीक है, ऑप्शन ए में है यंग इंडिया, ऑप्शन बी में है नेटिव ओपिनियन, ऑप्शन सी में है हिंदू पैट्रियट, ऑप्शन डी में है द हिंदू। देखिए, यंग इंडिया जो सन 1919 में प्रकाशित हुआ था, नेटिव ओपिनियन है 1864 में प्रकाशित हुआ था, और हिंदू पैट्रियट है 1853 में प्रकाशित हुआ था, और द हिंदू है 1878 में प्रकाशित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द हिंदू पैट्रियट। ठीक है, चारों ऑप्शन में जो समाचार पत्र हैं वो कहाँ से प्रकाशित हुआ है और किसने प्रकाशित किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, यंग इंडिया जो है अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ है। ठीक है, यंग इंडिया अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ है। नेटिव ओपिनियन बम्बई से प्रकाशित हुआ है, और हिंदू पैट्रियट कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है, तथा द हिंदू मद्रास से प्रकाशित हुआ है। देखिए, यंग इंडिया 1919 में अहमदाबाद में प्रकाशित हुआ है, और इसे प्रकाशित करने वाले थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, प्रकाशित करने वाले थे गांधी जी। उसके बाद है नेटिव ओपिनियन 1864 में बम्बई से प्रकाशित हुआ था। इसे प्रकाशित करने वाले थे B.N. मांडलिक। क्या? B.N. मांडलिक। हिंदू पैट्रियट 1853 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसे प्रकाशित करने वाले थे हरीश चंद्र मुखर्जी। देखिएगा, हरीश चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष। ठीक है, अगला देखिएगा द हिंदू प्रकाशित हुआ है मद्रास से,
1878 ईस्वी में प्रकाशित करने वाले थे वीर राघवाचार्य और सुब्रमण्यम अय्यर सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए में है यंग इंडिया। यंग इंडिया 1919 में अहमदाबाद से महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था। नेटिव ओपिनियन 1864 में बम्बई से बी.एन. मांडलिक ने प्रकाशित किया था। हिंदू पैट्रियट 1853 में कलकत्ता से हरिश्चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष ने प्रकाशित किया था। द हिंदू 1878 में मद्रास से वीर राघवाचारी और सुब्रमण्यम अय्यर ने प्रकाशित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है मतलब कौन सही है? ऑप्शन ए है विलियम वेडर वन द ग्रेट डिवाइड। के ऑप्शन में थोड़ा सा गलती है, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं इंडिया डिवाइड। ठीक है, इंडिया डिवाइड। ठीक है। ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज। ऑप्शन सी है राम मनोहर लोहिया द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। ऑप्शन डी में है महात्मा गांधी ग्लिम्पेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए द इंडिया डिवाइड है, इसे लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने लिखा है? राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद याद रखिएगा। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। हिंद स्वराज लिखा है महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज किसने लिखा है? महात्मा गांधी। ये ग्लिम्पेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा है? ग्लिम्पेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री लिखे हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखिए ऑप्शन सी में है राम मनोहर लोहिया द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, ये ऑप्शन सी ही सिर्फ सुमेलित है, बाकी सब गलत है। देखिए इंडिया डिवाइड लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा है। ग्लिम्पेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। ठीक है, द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन लिखा है राम मनोहर लोहिया। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, द गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन राम मनोहर लोहिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? ऑप्शन ए में है दिल्ली के किला एक कोहना मस्जिद। ठीक है, दिल्ली के किला एक कोहना मस्जिद। दूसरा ऑप्शन बी में है जौनपुर का अटाला मस्जिद। ऑप्शन सी में है गौर का बारा सोना मस्जिद। ऑप्शन डी में है दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, तो शेरशाह ने कौन सा निर्माण करवाया था? तो शेरशाह ने दिल्ली के किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन सी मस्जिद का? दिल्ली के किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण कराया था। एक सवाल है, ये जो है पुरानी दिल्ली का किला जो बोलेगा, पुरानी दिल्ली की किला किसने बनवाया था? तो वो शेरशाह ने बनवाया था। उसी में है दिल्ली के किला एक कोहना मस्जिद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में है जौनपुर का अटाला मस्जिद। जौनपुर का अटाला मस्जिद किसने बनवाया है? जौनपुर का अटाला मस्जिद बनवाया है इब्राहिम शाह सरकी। याद रखिएगा, इब्राहिम शाह सरकी। किस वंश से था? सरकी वंश से। ठीक है, गौर का बड़ा सोना मस्जिद किसने बनाया है? नुसरत शाह ने। गौर वंश के थे, गौर नुसरत शाह गौर। ठीक है, दिल्ली का दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुब-उद-दीन ऐबक ने बनाया। कुतुब-उद-दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया है। ठीक है, याद रखिएगा। देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में था कि शेरशाह ने क्या निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए में था दिल्ली के किला एक कोहना मस्जिद। तो दिल्ली के किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। ठीक है, शेरशाह एक क्वेश्चन था शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां था। ठीक है,
ऑप्शन बी में है, देख लीजिए, जौनपुर का अटाला मस्जिद किसने बनाया था? तो जौनपुर का अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी ने बनाया था। इब्राहिम शाह सरकी ने बनाया था। जौनपुर का अटाला मस्जिद किसने बनाया था? इब्राहिम शाह सरकी ने बनाया था। जौनपुर का अटाला मस्जिद किसने बनाया था? इब्राहिम शाह सरकी ने बनाया था। बड़ा सोना मस्जिद किसने बनाया था? नुसरत शाह गौर ने बनाया था। दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया था? दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद संभवतः भारत का पहला मस्जिद है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयंता और कुप्पा किस स्थान से संबंधित थे? जयंता और कुप्पा किस स्थान से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए में है बुंदेलखंड, ऑप्शन बी में है मालवा, ऑप्शन सी में है मारवाड़, ऑप्शन डी में है मेवाड़। देखिए, शेर शाह जब अपना सैन्य अभियान कर रहे थे तो 1544 में मारवाड़ पर उसने आक्रमण किया था। किस पे? 1544 में मारवाड़ पे उसने आक्रमण किया था, जो शेर शाह के जीवन काल का सबसे मुश्किल अभियान था। ठीक है, इसी अभियान मारवाड़ के अभियान में जयंता और कुप्पा अपनी वीरता से शेर शाह को प्रभावित किए थे। जब मारवाड़ पे शेर शाह सूरी ने 1544 में आक्रमण किया था तो मेरवाड़ के शासक कौन? मालदेव थे। मेरवाड़ के शासक मालदेव थे और यह अभियान शेर शाह सूरी के जीवन काल का सबसे मुश्किल अभियान था, जिसमें जयंता और कुप्पा ने अपनी वीरता से शेर शाह को प्रभावित किया था। इसी मारवाड़ के अभियान में शेर शाह सूरी ने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए सारा हिंदुस्तान खो बैठता। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 7 नंबर का सी नंबर, मारवाड़। तो इसमें कुछ लिख लेते हैं, जैसे 1544 में मारवाड़ लिख देते हैं। 1544 में मारवाड़ पर जब शेर शाह ने आक्रमण किया था तो वहाँ के शासक थे मालदेव। कौन शासक थे? मालदेव। शासक थे मालदेव। महत्वपूर्ण सबसे मुश्किल अभियान तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। मैं एक मुट्ठी बाजरे के खातिर सारा हिंदुस्तान खो बैठता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निज़ाम उद्दीन औलिया के बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किसने किया था? सिंपल क्वेश्चन है, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक का संकलन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है अमीर हसन सिद्दी, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन डी है हसन निज़ामी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, फवादुल फवाद नामक पुस्तक के का लेखक कौन थे? तो अमीर हसन सिद्दी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अमीर हसन सिद्दी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फवादुल फवाद के लेखक थे अमीर हसन सिद्दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने याद रखिएगा इम्पोर्टेंट पुस्तक खज़ाइन उल फतह लिखा था। खज़ाइन उल फतह लिखा था अमीर खुसरो ने। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी ने कौन सा किताब लिखा है? बहुत इम्पोर्टेंट है, तारीख ए फिरोज शाही। ऑप्शन हसन निजामी का याद रखिएगा, हसन निजामी ताज उल मासिर देख लीजिए। जितने भी बुक का यहाँ नाम लिखा गया सभी इम्पोर्टेंट है, सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, खज़ाउल फतह किसने लिखा है? तो अमीर खुसरो ने। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा? जियाउद्दीन बरनी ने। ताजुल मासिर किसने लिखा? हसन
ठीक है, हसन निज़ामी ने। फ़वाइदुल फ़वाद नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो अमीर हसन सिज्जी ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य काल में परनियम था, क्या था? परनियम क्या था? परनियम क्या था? मौर्य काल में परनियम क्या था? ऑप्शन ए में है आपातकालीन क, ऑप्शन बी में है प्रेम विवाह, ऑप्शन सी में है भूमि अनुदान, ऑप्शन डी में है भूमि कर। देख लीजिए, देखिए मौर्य काल में परनियम में एक आपातकालीन कर था जिसे युद्ध या आर्थिक संकट में वसूला जाता था। किसमें? युद्ध या आर्थिक संकट में, युद्ध या आर्थिक संकट में, आर्थिक संकट में वसूला जाता था। ठीक है, एक और कर याद रखिएगा, बाली कर। ठीक है, बाली कर, बाली कर बहुत बार पूछा गया है। बाली कर कैसा कर है? तो बाली कर एक धार्मिक कर था। ठीक है, कैसा कर था? तो धार्मिक कर था, धार्मिक कर था। तो क्वेश्चन था 9 नंबर का, मौर्य काल में परनियम क्या था? तो मौर्य काल में परनियम आपातकालीन कर था जिसे युद्ध या आर्थिक संकट में वसूला जाता था। एक बाली कर को भी याद रखेंगे, बाली कर धार्मिक कर था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, कूट वाला प्रश्न आजकल के जितने भी बिहार के एग्ज़ाम हुए हैं, कूट वाले प्रश्न बहुत से पूछे गए हैं, कथन कारण के भी प्रश्न बहुत से पूछे गए हैं। उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, देखिए सूची 1 में है हड़प्पा स्थल, सूची 2 में है उसका आधुनिक नाम। ठीक है, धोलावीरा, राखीगढ़ी, भिरान्ना, भोगवा। ठीक है, देखिए धोलावीरा कहाँ है? तो धोलावीरा कादिर द्वीप गुजरात। राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी हरियाणा, हरियाणा में कहाँ पे? तो हिसार में। कहाँ पे? हिसार में। भिरान्ना कहाँ है? तो भिरान्ना है सौराष्ट्र, सॉरी भिरान्ना है हरियाणा, भिरान्ना कहाँ है? हरियाणा, हरियाणा में। भिरान्ना कहाँ है? हरियाणा में। भोगवा कहाँ है? तो भोगवा है गुजरात के सौराष्ट्र में, गुजरात के सौराष्ट्र में, गुजरात के सौराष्ट्र में। देखिए धोलावीरा कहाँ है? तो धोलावीरा कादिर द्वीप, कादिर द्वीप, कादिर द्वीप, कादिर द्वीप कहाँ पे है? तो गुजरात में। ठीक है, कादिर द्वीप कहाँ पे है? तो गुजरात में। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी हिसार, राखीगढ़ी कहाँ पे है? हिसार, हिसार कहाँ पे है? हरियाणा, हरियाणा, हिसार कहाँ है? हरियाणा। ठीक है, अगला है भिरन्ना, भिरन्ना कहाँ है? तो हरियाणा में है। कहाँ है? तो हरियाणा में है। ठीक है, भोगवा कहाँ है? तो भोगवा है सौराष्ट्र, सौराष्ट्र कहाँ पे है? सौराष्ट्र है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 किस 4 1 किस में है? ऑप्शन नंबर 1, 3 2 4 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 सम्मिलित कीजिए। देखिए संघराज क्षेत्र और न्यायपालिका दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया हुआ ए नंबर में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस न्यायपालिका के अंदर आता है? ठीक है, या तो ये बोल दीजिए कि किस न्यायपालिका या किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, दमन द्वीप, अगला है लक्षद्वीप, डी नंबर में है पुडुचेरी। ठीक है, ये जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं ये किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर को अपना उच्च न्यायालय है। बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके उच्च न्यायालय किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन वही है, सम्मिलित कीजिए। अंडमान निकोबार किस उच्च न्यायालय के अंदर आते हैं? तो अंडमान निकोबार उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। दमन और दीव किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? तो दमन और बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अंदर आते हैं? तो लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? तो पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
तो देख लीजिए, अंडमान निकोबार सिर्फ किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। दमन द्वीप किस उच्च न्यायालय के अंदर आते हैं? तो दमन द्वीप बम्बई उच्च न्यायालय अंतर्गत के आते हैं। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं? तो लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अंदर आते हैं? तो पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 एवं सूची 2 को मिलान कीजिए। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। और सूची 1 में दिया हुआ है मौलिक अधिकार, समता का अधिकार ए में है, बी में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, डी में है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार, समता का अधिकार का अनुच्छेद होता है 14 से 18। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है 23 से 24। संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का होता है 29 और 30। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होता है 25 से 28। ठीक है, 25 से 28, 25 से 28। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर समता का अधिकार का हो जाएगा 14 से 18। शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा 23 से 24। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार का हो जाएगा 29 और 30। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा 25 से 28। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 2 3 1 4 किस ऑप्शन में है? 2 3 1 4 किस ऑप्शन में है? तो 2 3 1 4 ऑप्शन बी में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 1235 में है। इसे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 को संविधान संशोधन के बाद इसकी संख्या 6 हो गई। इतना तो बात याद रखिएगा। ठीक है, एक बार फिर से बोलते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, आर्टिकल 1235 में है। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 को संविधान संशोधन के बाद इसकी संख्या 6 हो गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं पहला कथन क्या है। कथन एक है, मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान का हिस्सा बनाया गया था। मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान का हिस्सा बनाया गया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, मूल कर्तव्य का प्रावधान भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को जोड़ा गया था, तो ये गलत है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। कथन नंबर 3, मूल कर्तव्य का प्रावधान एक नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिक पर भी लागू होता है। देखिए, मूल कर्तव्य का प्रावधान एक नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है, तो ये गलत है। ये सिर्फ भारतीय नागरिक पर लागू होता है। ठीक है, भारतीय नागरिक पर लागू होता है। तो इसमें कौन सा गलत हो गया? 2 और 3 गलत है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो कथन केवल एक सही है। इसका आंसर हो गया केवल एक, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ में एक जानकारी देख लेते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में 86वां संविधान 2002 को जोड़ा गया, जिसके बाद भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया था। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है, धन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या धन विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? नहीं, धन विधेयक को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में सबसे पहले प्रस्तुत होगा। कभी भी धन विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं होगा। ठीक है, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत होगा, वहाँ साधारण बहुमत से पारित होने के बाद धन विधेयक जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा धन विधेयक पर कोई अधिकार नहीं होता, वह सिर्फ 14 दिन के लिए विधेयक को रोक सकते हैं। ठीक है, अगर 14 दिन तक विधेयक को रोकते हैं और उसके बाद लोकसभा को कोई जवाब नहीं देते हैं, तो लोकसभा धन विधेयक को
राज्यसभा से पारित समझते हैं और ये विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास जाते हैं, राष्ट्रपति इस पे साइन करते हैं और ये विधेयक कानून बन जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए, धन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये गलत है। इस केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत केवल। ठीक है, राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए इसको रोक सकती है, बाकी और कुछ नहीं। धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार किसको है? देखिए, धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष है, बिल्कुल सही है। देखिए, धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष को है, ये सही है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती, वह केवल सिफारिश कर सकती है, तो बिल्कुल सही है। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकृत कर सकती है, न संशोधित कर सकती है, सिर्फ केवल सिफारिश कर सकती है। लोकसभा को सिफारिश कर सकती है और लोकसभा उसको करने को बाध्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, कथन नंबर डी है ये कथन डी, दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात यह विधेयक राष्ट्रपति किसी भी दशा में सदन में पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता। ठीक है, किसी भी दशा में राष्ट्रपति इस विधेयक को सदन में पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए दो विधेयक ऐसे हैं, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ये दो विधेयक जो हैं संसद में जब भी रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही रखा जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति जब दोनों सदन से ये विधेयक पारित हो जाते हैं तो राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार करने के लिए वापस नहीं भेज सकते। ठीक है, तो ये सही है। तो कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में है, संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, बस इतना क्वेश्चन है, संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है, संसदीय समिति दो प्रकार की होती है। ठीक है, संसदीय समिति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, अस्थाई और एवं अस्थाई। एकदम सही है, दो प्रकार की होती है, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई समिति किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित की जाती है। एकदम सही बात है, अस्थाई समिति किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठित की जाती है। जब उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उस समिति को ख़त्म कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, तो दूसरा कथन भी सही है। कथन नंबर 3, अस्थाई समितियों में प्राक्कलन समिति शामिल है, प्राक्कलन समिति सम्मिलित है। ठीक है, एकदम सही है ये भी। अस्थाई समिति में प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, सार्वजनिक उपक्रम की समिति है और भी समिति शामिल है। ठीक है, कथन नंबर 3 सही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि कथन नंबर 4, प्राक्कलन समिति में प्रतिवर्ष राज्यसभा के सदस्य भी चुने जाते हैं। देखिए, प्रतिवर्ष राज्यसभा के सदस्य नहीं चुने जाते। देखिए, प्राक्कलन समिति के बारे में जान लीजिए। प्राक्कलन समिति जिसे मितव्यापी समिति भी कहते हैं, मितव्यापी समिति, आकलन समिति भी, ठीक है ना, इसका नाम है प्राक्कलन समिति, मितव्यापी समिति, आकलन समिति। इसमें सिर्फ लोक सभा के 30 सदस्य, सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता, सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। आकलन समिति जो है, ये जो है प्राक्कलन समिति, यह सबसे बड़ी समिति है, सबसे बड़ी अस्थाई समिति। ठीक है, सबसे बड़ी अस्थाई समिति है। ठीक है, देखिए इसमें कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 3 सही है और कथन 4 गलत है। ठीक है, कथन 4 गलत है। इसमें प्रतिवर्ष राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो नहीं चुने जाते हैं, इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य चुने जाते हैं। देखिए, प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उसको कौन चुनता है? जो प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उसको लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं। ठीक है, देखिए
तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, तो ऑप्शन 1 में है 1, 2 और 3। कौन सा सही है? 1 और 2 और 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 16, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण करने के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण मतलब अलग करने के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद पे है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 48, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद सी है अनुच्छेद 50, अनुच्छेद डी है अनुच्छेद 51। ठीक है, सॉरी ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51। ऑप्शन ए में अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 क्या बोलता है बताती? कृषि और पशुपालन को उन्नत बनाने की बात, कृषि और पशुपालन को उन्नत बनाने की बात, ठीक है, उन्नत बनाने की बात। अनुच्छेद 52 क्या बोलता है? अनुच्छेद 52 बोलता है भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 50 क्या बोलता है? ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि को बढ़ावा देने का प्रयास। ठीक है, अनुच्छेद 51 क्या बोलता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि को बढ़ावा देना। देखिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 50। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 50। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन 1 है 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में। ठीक है, पहला कथन क्या है? पहला कथन सही है। ठीक है, अगले कथन की तरफ चलते हैं। कथन नंबर 2, इस आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उसका पिछड़ापन दूर करने के लिए उपाय सुझाने का जिम्मा दिया गया। ठीक है, देखिए बीपी मंडल की अध्यक्षता में जो दूसरा पिछड़ा वर्ग जाति आयोग का गठन किया गया था उसमें शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और मापदंड तय करने के एवं उसका पिछड़ापन दूर करने के उपाय सुझाने का जिम्मा दिया गया था। ठीक है, तो ये कथन भी सही है। अगले कथन के जब कथन नंबर 3, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरी में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने की सिफारिश की थी। तो ये भी कथन सही है। तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। देखिए द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। ये जो आयोग है सरकारी नौकरी में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का सिफारिश की थी। ठीक है, याद रखिएगा। द्वितीय पिछड़ा वर्ग लागू कब हुआ था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग लागू हुआ था 1993 में। ठीक है, गठन हुआ था 1979 में, लेकिन ये लागू हुआ था तो 1993 में लागू हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। उस समय भारत के प्रधानमंत्री याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव थे। इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग ने सरकारी नौकरी में पिछड़े और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देने का सिफारिश किया था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग लागू हुआ सन 1993 में। प्रधानमंत्री
PV नरसिम्हा राव के समय में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणी के मध्य में। ऑप्शन बी कह रहा है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के बीच में। ऑप्शन सी कह रहा है महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच में। ऑप्शन डी कह रहा है पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणी के बीच में। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रृंखला के बीच में। देखिए, हिमाद्री पर्वत श्रृंखला को ही महान हिमालय या वृहद हिमालय कहते हैं। इसी की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, इसमें क्षेत्र दिया। सूची 1 में क्षेत्र का नाम दिया गया है, सूची 2 में हस्तांतरित खेती का नाम दिया गया है। कौन से राज्य में हस्तांतरित खेती को किस नाम से बुलाते हैं। ठीक है, देखिए, हस्तांतरित खेती पहले किसको बोलते हैं। देखिए, हस्तांतरित खेती कृषि की सबसे प्राचीन विधि जिसमें जंगल को काट कर या जंगल को जलाकर साफ किया जाता, फिर उस पर खेती की जाती थी, उसे ही हस्तांतरित खेती कहते थे। इस हस्तांतरित खेती के भारत में अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग सभी एग्ज़ाम में बिहार के पूछे जाते हैं। जैसे पश्चिमी घाट में हस्तांतरित कृषि का नाम क्या है, तो पश्चिमी घाट में हस्तांतरित कृषि का नाम है कुमारी। ठीक है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्या है, तो वालतेर। क्या है, वालतरे। उत्तर पूर्वी भारत में क्या कहते हैं, झूम खेती। ठीक है, झूम खेती। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, डाहिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, डाहिया। देखिए, एक बार यहीं पे फिर से देख लेते हैं। पश्चिमी घाट में क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट में हस्तांतरित खेती को कुमारी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालतरे कहते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती कहते हैं। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डाहिया कहते हैं। पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान वालतेर, उत्तर पूर्वी भारत झूम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डाहिया। तो 4 2 3 1 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 1 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के दिए गए नीचे कूट का सही चयन कीजिए। ठीक, इसमें क्रांति दिया हुआ है सूची 1 में और उससे संबंधित दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए, गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है, तो गोल्डन क्रांति बागवानी और शहद से संबंधित है। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक से संबंधित है। पीली क्रांति से याद रखिएगा, पीली पति मतलब तिलहन याद रखिएगा। और काली ब्लैक क्रांति किसके लिए है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। किसके लिए है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। एक बार फिर देख लेते हैं। गोल्डन क्रांति, सुनहरी क्रांति किसके लिए है, बागवानी और शहद के लिए। ग्रे क्रांति किसके लिए है, उर्वरक के लिए। पीली क्रांति किसके लिए है, तिलहन उत्पादन के लिए। काली क्रांति किसके लिए है, काली या ब्लैक क्रांति किसके लिए है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। तो देखते हैं गोल्डन क्रांति 2 नंबर बागवानी और शहद, ग्रे क्रांति 4 नंबर उर्वरक, पीली क्रांति तिलहन 1 और ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम 3। 2 4 1 3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का अवकाश देने का आदेश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं को कितने सप्ताह का अवकाश दिया है, तो ये देख लीजिए। ऑप्शन ए में है 18 सप्ताह, ऑप्शन बी में है 16 सप्ताह, ऑप्शन सी में है 24 सप्ताह, ऑप्शन डी में है 12 सप्ताह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 सप्ताह। सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का अवकाश लेने का आदेश दिया है, तो ऑप्शन सी 24 सप्ताह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है।
वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन ए में है ग्राका मार्सेल, ऑप्शन बी में है एमेनुअल मैक्रोन, ऑप्शन सी में है डोनाल्ड ट्रम्प, ऑप्शन डी में है मिचेल बाचलेट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राका मार्सेल। क्वेश्चन था वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ग्राका मार्सेल को चुना गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है निम्नलिखित में से असत कथन को चुनें। कथन नंबर 1 है 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए वेरा मुथु को चुना गया है। किसको? वेरा मुथु को चुना गया है, एकदम सही है। ठीक है, कथन नंबर 2 कह रहा है प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार जयंती कुमारेश को प्रदान किया गया है। देखिए, प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार जयंती कुमारेश को प्रदान किया गया है, ये भी एकदम सही है। ठीक है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार से काव्य मदानी को सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? देखिए, पुरस्कार याद रखिएगा, स्टॉकहोम जल पुरस्कार है। किसको सम्मानित किया गया? काव्य मदानी को सम्मानित किया गया है, एकदम सही है। सरस्वती सम्मान 2025 के लिए राजकुमार मुखोपाध्याय को चुना गया है। किसको चुना गया है? देखिए, सरस्वती सम्मान 2025 के लिए राजकुमार मुखोपाध्याय को चुना गया है, तो ये भी कथन सही है। चारों कथन सही है। तो यहाँ बोल रहा है कौन सा कथन निम्नलिखित में असत्य कथन को चुने। ठीक है, असत्य कथन मतलब गलत कथन को चुने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में कोई नहीं, क्योंकि इसमें कोई गलत नहीं है, सभी सही हैं। ठीक है, इसको फिर से देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो वेरा मुथु को चुना गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे मिला है? जयंती कुमारेश को। संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे मिला है? जयंती कुमारेश को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे मिला है? काव्य मदानी को। स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे मिला है? काव्य मदानी को। सरस्वती सम्मान किसे मिला है? राजकुमार मुखोपाध्याय को। राजकुमार मुखोपाध्याय को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन नंबर है उड़ीसा, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है तेलंगाना, ऑप्शन ई है उपयुक्त में एक से अधिक। ठीक है, देखिए, दंडकारण्य पठार क्षेत्र, देखिए पठारी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, देखिए दंडकारण्य क्षेत्र का 5 राज्यों में विस्तार है। 5 राज्यों में विस्तार है। ठीक है, 5 राज्यों में विस्तार। देखिए, इंडिया का मैप देखिएगा, देखिए ये यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, ये आंध्र प्रदेश है, रफली है, ये तेलंगाना है। ठीक है, देखिए ये दंडकारण्य क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र है। ये 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्यों में दंडकारण्य क्षेत्र का विस्तार है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो एक स्टेट और जोड़ देते हैं यहाँ पे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ई। तो दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारण्य क्षेत्र भारत के 5 राज्यों में इसका विस्तार है, जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और महाराष्ट्र। तेलंगाना और महाराष्ट्र। ठीक है, तेलंगाना और महाराष्ट्र। दंडकारण्य पठार क्षेत्र 3 धातु के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, दंडकारण्य पठार क्षेत्र 3 धातु के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए? यहाँ लिख लीजिए, 3 धातु के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड है, एक नदी है इंद्रावती नदी। ठीक है, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल
इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा नगर बिहार के पश्चिम भाग में स्थित है? ठीक है, बिहार के पश्चिम भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है कैमूर, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है कटिहार, ऑप्शन डी है पटना और ऑप्शन ई है उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। देखिए, बिहार के पश्चिम में देखिए यूपी। अब बिहार के सबसे पश्चिम में जो जिला है वो कौन कौन से है जो यूपी से लगे हुए हैं, वो उतना देख लेते हैं। ठीक है, देखिए याद रखने के लिए आर के याद रखिएगा, आर के, बी ए, बी एच, एस ए, देखिए एस आई, गोपालगंज, प्लस पश्चिम चंपारण, याद रखने के। ठीक है, देखिए आर से रोहतास याद रखिएगा, के से कैमूर याद रखिएगा, बी ए से बक्सर याद रखिएगा, सॉरी बक्सर, बी एच से भोजपुर याद रखिएगा, भोजपुर, सारण, एस ए से सारण, एस आई से सिवान। ठीक है, उसके बाद गांधी जी के पश्चिम चंपारण। ठीक है, याद रखने का यही ट्रिक है। ठीक है, देखिए रोहतास यहाँ पे है, रोहतास, कैमूर, आर के याद रखिएगा, आर के रोहतास कैमूर। देखिए बी ए लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी वर्णमाला थे, बी ए के बाद ही बी एच आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। देखिए एस ए के बाद ही एस आई आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, दोनों से याद रखिएगा। देखिए आर के याद रखिएगा, आर से रोहतास, के से कैमूर, बी ए से बक्सर, बी एच से भोजपुर, एस ए से सारण, एस आई से सिवान और उसके लास्ट में है गांधी जी का गांधी जी का चंपारण, गोपालगंज, गांधी जी जिसे गोपालगंज, गोपालगंज का चंपारण, पश्चिम चंपारण, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? कैमूर। क्या हो जाएगा? कैमूर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है दीपांकर श्रीज्ञान किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे? ठीक है, ऑप्शन ए में है औदंतपुरी विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी में है नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दीपांकर श्रीज्ञान का ही नाम था आतिश या आतिशी, याद रखिएगा, आतिश या आतिशी, कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है, आतिश या आतिशी। ठीक है, दीपांकर श्रीज्ञान बौद्ध धर्म से जुड़े थे, तो बौद्ध धर्म की किस शाखा से, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो किससे जुड़े थे? वज्रयान, वज्रयान महाशाखा से, ठीक है, संबंधित थे। ठीक है, दीपांकर श्रीज्ञान ही थे जिसे पाल वंश के महिपाल, याद रखिएगा, महिपाल के समय महिपाल के समय दीपांकर श्रीज्ञान के नेतृत्व में तिब्बत एक शिष्ट मंडल भेजा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए दीपांकर श्रीज्ञान जिसका नाम आतिश या आतिशी है, वो बौद्ध धर्म के वज्रयान महाशाखा से संबंधित थे। पाल वंश के महिपाल के समय दीपांकर श्रीज्ञान के नेतृत्व में तिब्बत में एक शिष्टमंडल भेजा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर बात करें कि वज्रयान शाखा का शिक्षा भारत में कहाँ दिया जाता है, तो किस विश्वविद्यालय में दिया जाता है, तो वो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा झील बिहार में स्थित है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा झील बिहार में स्थित है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है कामा झील, ऑप्शन बी है अनुपम झील, ऑप्शन सी है सुखना झील, ऑप्शन डी है सांभर झील। देखिए
सुखना झील कहाँ है? तो सुखना झील है चंडीगढ़। कहाँ है? याद रखिएगा, चंडीगढ़ में। सांबर झील कहाँ है? तो राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। अगर अनुपम झील की बात करें तो अनुपम झील कहाँ है? कैमूर। कहाँ है? तो कैमूर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, अनुपम झील, कैमूर। तो क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में कौन सा झील बिहार में स्थित है? तो हो जाएगा अनुपम झील, कैमूर, अनुपम झील, कैमूर। ठीक है, ये AEDO का क्वेश्चन 2026 में AEDO में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो एग्ज़ाम अभी कैंसिल हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 29। कीटों में अपूर्ण कार्यांतरण, मेटाफॉर्मेसिस, अपूर्ण कार्यांतरण के चरणों का सही क्रम क्या है? ठीक है, कीटों का मतलब कीट कैसे बनता है? तो ऑप्शन ए है पहले अंडा, उसके नीफ, प्यूपा, वयस्क। ऑप्शन बी है अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। ऑप्शन सी है अंडा, नीफ, वयस्क। ऑप्शन डी है अंडा, लार्वा, वयस्क। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। इसको याद करने के लिए हम लोग एक ट्रिक याद करते हैं, ALP। क्या? ALP वयस्क, ALP वयस्क। ALP जानता है ना, रेलवे का एक पोस्ट होता है ALP, जिसको ड्राइवर बोलते हैं ALP। ठीक है, इसी से इसको याद रखेंगे ALP। A से अंडा, L से लार्वा, P से प्यूपा। ठीक है, उसका वयस्क। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। ALP वयस्क, ALP वयस्क, अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोज़ेक मॉडल। याद रखिएगा, द्रव मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। किसको बोलते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में बोल रहा है। कोशिका झिल्ली का द्रव मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ऑप्शन ए में है हुक। कौन है? ऑप्शन बी में है वाटसन और क्रिक। ऑप्शन सी में है रॉबर्टसन। ऑप्शन डी में है सिंगर और निकलसन। सिंगर और निकलसन। ठीक है, आखिर ये द्रव मोज़ेक मॉडल है क्या? कोशिका झिल्ली का द्रव मोज़ेक मॉडल में बताया गया कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? ये कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड, ठीक है, और प्रोटीन की परत से बनी होती है। ये फास्फोलिपिड की परत है, फास्फोलिपिड, लिपिड मतलब वसा, फास्फोलिपिड, ये भी फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड के बीच में गोलाकार प्रोटीन। तो कोशिका झिल्ली बनी होती है फास्फोलिपिड और गोलाकार प्रोटीन से। तो ऐसे याद रखिएगा, किससे बनी होती है? तो फास्फोलिपिड और प्रोटीन से। किससे? फास्फोलिपिड और प्रोटीन से। फास्फोलिपिड और प्रोटीन से कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फास्फोलिपिड और प्रोटीन से। ठीक है, द्रव मोज़ेक मॉडल, ये द्रव मोज़ेक मॉडल है, किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी, सिंगर निकलसन। सिंगर और निकलसन ने, सिंगर और निकलसन ने। देखिए, ये भी AEDO एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। AEDO 2026 में पूछा गया सवाल है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का द्रव मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो सिंगर और निकलसन द्वारा 1972 में प्रस्तावित किया गया था, जिसमें बताया गया था कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड और प्रोटीन से बना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल होता है? ऑप्शन ए है कैरोटीन, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल ए, ऑप्शन सी है जेंटोफिल, ऑप्शन डी है क्लोरोफिल बी। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल ए। ये एग्ज़ाम AEDO 2026 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ये है, मुख्य रूप से, ये कीवर्ड है मुख्य रूप से शामिल। ठीक है, मुख्य रूप से कौन सा है? क्लोरोफिल ए। बाकी सब भी शामिल होते हैं, लेकिन ये सहायक रूप से शामिल होते हैं। सहायक रूप से, सहायक, सहायक।
ठीक है। तो मुख्य रूप से शामिल होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है मुर्गियों को होने वाला भयंकर संक्रामक रोग रानीखेत का कारण कौन सा सूक्ष्म जीव है। ठीक है, मुर्गियों को होने वाला भयंकर संक्रामक रोग रानीखेत, रानीखेत कारण कौन सा सूक्ष्म जीव है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है विषाणु, ऑप्शन बी में है जीवाणु, ऑप्शन सी में है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी में है कवक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विषाणु। ऑप्शन नंबर ए मुर्गियों में होने वाला रानीखेत का कारण कौन सा सूक्ष्म जीव है। तो ऑप्शन हो जाएगा विषाणु, ऑप्शन हो जाएगा विषाणु, आंसर हो जाएगा विषाणु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है राइबोसोम बना होता है। राइबोसोम किससे बना होता है। राइबो ऑप्शन ए है डीएनए और प्रोटीन से, ऑप्शन बी है आरएनए एवं प्रोटीन से, ऑप्शन सी है डीएनए एवं लिपिड से, ऑप्शन डी है आरएनए और डीएनए से। देखिए लिपिड बोलता है किसको, वसा को याद रखिएगा, किसको बोलता है, वसा। राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में कुछ जान जाते हैं। राइबोसोम की खोज किसने की थी, ई पेलाडे, ई पेलाडे किसने की थी, खोज की थी ई पेलाडे ने। ठीक है, राइबोसोम सबसे छोटी कोशिकांग अंग है, कोशिका का अंगक है, कोशिकांग जिसको बोलते हैं, सबसे छोटी कोशिका का अंग है। ठीक है, कोशिका का अंग मतलब कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, बहुत से अंग होते हैं कोशिका के। उसमें सबसे छोटी कोशिका अंग कौन सा होता है, राइबोसोम, जिसका खोज किसने किया, ई पेलाडे ने। ये एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें कोई झिल्ली नहीं पाया जाता, कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है। इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसे सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम किसका बना होता है, क्वेश्चन सब इतना था। देखिए राइबोसोम की खोज किया है ई पेलाडे ने। यह सबसे छोटी कोशिका का अंग है, इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन की तरफ। राइबोसोम बना होता है किससे, डीएनए एवं प्रोटीन से, आरएनए एवं प्रोटीन से, डीएनए एवं लिपिड से, आरएनए एवं डीएनए से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आरएनए और प्रोटीन से। किससे, आरएनए और प्रोटीन से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए में है चालक की बनावट पर, ऑप्शन बी में है चालक की लंबाई पर, ऑप्शन सी में है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, ऑप्शन डी में है चालक का प्रतिरोध पर। देखिए प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध देखते हैं। प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस, प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है, रो लंबाई बटे एरिया। ठीक है, ये रो निकालते हैं, रो तो ये चले जाएगा इधर, ये आ जाएगा नीचे एल। ठीक है, ये हो गया रो, जो इसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध जो है पदार्थ की लंबाई, पदार्थ की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ठीक है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध न अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, ना ही लंबाई पर निर्भर करती है, ना ही प्रतिरोध पर निर्भर करती है। विशिष्ट प्रतिरोध सिर्फ निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर। ये दो चीज़ से निर्भर करती है। विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करती है दो चीज़ से, पदार्थ की प्रकृति की, पदार्थ कैसा है, किस मेटल का बना हुआ, पदार्थ की प्रकृति, और दूसरा तापमान, किसका, तापमान के टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है
चालक की बनावट, ऑप्शन बी में है चालक की लंबाई, ऑप्शन सी में चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, ऑप्शन डी है चालक का प्रतिरोध। देखिए तीनों पे तो निर्भर नहीं करती है, ऑप्शन ए सिर्फ इस पे निर्भर करती है, चालक की बनावट पर या चालक की प्रकृति पर और तापमान पर। यही क्वेश्चन इसमें रहता, चालक के विशिष्ट प्रतिशत किस पर निर्भर नहीं करती है, तो निर्भर नहीं करती है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, चालक की लंबाई पे और चालक के प्रतिरोध पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है निम्नलिखित में से दाब का बीमीय सूत्र क्या है। बीमीय सूत्र मतलब डायमेंशन फार्मूला क्या है। देखिए दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, बल बट्टे क्षेत्रफल। बल को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सलेशन, मास इंटू एक्सलेशन, और क्षेत्रफल को लिख सकते हैं एरिया, मतलब एरिया का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मीटर स्क्वायर। इसको मास याद रखिएगा, मास, फिर से क्या कन्फ्यूजन हो जाता है मीटर मीटर में। मास इंटू एक्सलेशन बट्टे एरिया मीटर स्क्वायर। मास को हम लिखते हैं, मास का यूनिट क्या होता है केजी, एक्सलेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सलेशन त्वरण का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड स्क्वायर बोला जाता है, ठीक है, इंटू मीटर स्क्वायर। देखिए 1 मीटर इससे कर गया, 1 मीटर यहाँ से कर गया, ठीक है, ऊपर बचा कितना केजी और नीचे बचा मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। केजी को लिख सकते हैं केजी, ये ऊपर जाएगा मीटर तो मीटर पे पावर -1, सेकेंड जाएगा ऊपर तो सेकेंड पे पावर -2, ठीक है। केजी को हम लिखते हैं डायमेंशन फार्मूला में m, मीटर को लिखते हैं लंबाई तो l में -1, और टाइम का सेकेंड को लिखते हैं टाइम t, t से -2। तो कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में ml-1 t-2 किस ऑप्शन में है, तो ml-1 t-2 ऑप्शन नंबर बी में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 निम्न लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी है 39 डिग्री सेल्सियस पर, और ऑप्शन डी है 100 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, लेकिन पानी का आयतन न्यूनतम होता है, ठीक है, न्यूनतम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में है 7 अप्रैल, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है 25 अप्रैल, ऑप्शन डी है 21 अप्रैल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। किस दिन, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। 31 मई को कौन सा मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 मालगुडी डेज किसकी लघु कहानी का संग्रह है। मालगुडी डेज किसकी लघु कहानी का संग्रह है, तो ऑप्शन ए है मुल्कराज आनंद, ऑप्शन बी है R.K. नारायण, ऑप्शन सी है राजा राव, ऑप्शन डी है खुशवंत सिंह, ठीक है। मालगुडी डेज किसकी लघु कहानी का संग्रह है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी R.K. नारायण। मालगुडी डेज किसकी लघु कहानी का संग्रह है, तो हो जाएगा R.K. नारायण। क्या हो जाएगा R.K. नारायण। देखिए मुल्कराज आनंद कौन सी पुस्तक लिखा है, तो अनटचेबल, याद रखिएगा अनटचेबल, ठीक है। ये अनटचेबल पुस्तक दरोगा
1799 2026 मेंस में पूछा गया, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था अनटचेबल किसने लिखा था। अनटचेबल के लेखक कौन थे? मुल्कराज आनंद। अनटचेबल के लेखक कौन थे? मुल्कराज आनंद। मालगुडी डेज के लेखक कौन थे? आर के नारायण। ठीक है, एक के देख लीजिए खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह कौन से पुस्तक लिखा है जो फेमस है? ट्रेन टू पाकिस्तान। कई एग्जाम में पूछा गया है ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान, याद रखिएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर को 38 को। मालगुडी डेज किसकी लघु कहानी का संग्रह है? तो मालगुडी डेज आर के नारायण के कहानियों का संग्रह है। मुल्कराज आनंद ने अनटचेबल पुस्तक लिखी है। किसने? मुल्कराज आनंद ने अनटचेबल पुस्तक लिखी है। खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए में है अरुंधति राय, ऑप्शन बी है झुंपा लाहिरी, ऑप्शन सी में है किरण देसाई, ऑप्शन डी में है शशि थरूर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किरण देसाई। बुक का नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। किसने लिखी है? तो किरण देसाई ने। ठीक है, अरुंधति राय ने लिखा है मदर मैरी कम टू मी। अभी लेटेस्ट बुक है मदर मैरी टू मी। अगला है झुंपा लाहिरी। झुंपा लाहिरी क्या लिखिएगा? द नेम सेक, द लो लैंड। शशि थरूर लिखिएगा वाई आई एम हिंदू। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉ के लेखक कौन थे? तो किरण देसाई। इनहेरिटेंस ऑफ लॉ के लेखक किरण देसाई। ठीक है, मदर मैरी कम टू मी के लेखक अरुंधति राय। द नेम सेक और द लो लैंड के लेखक झुंपा लाहिरी। ठीक है, वाई आई एम हिंदू के लेखक शशि थरूर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है भारत के पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत के पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए में है पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन बी में है विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऑप्शन सी में है चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन डी में है हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, ये चारों बंदरगाह अगर देखिएगा तो कहाँ पे है? भारत के पूर्वी तट पे। देखिए ये तटीय क्षेत्र है मगर भारत के, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। ठीक है, यहाँ पे है पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और यहाँ कलकत्ता कई नदी में हल्दिया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी चेन्नई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई बंदरगाह। अगर क्वेश्चन पूछे जाए कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। सबसे गहरा सबसे और प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह है। तो आंसर कौन सा हो गया? चेन्नई बंदरगाह। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तर और दक्षिण की नदियों को माला के आकार में परस्पर जोड़ना, ऑप्शन नंबर बी भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों को नेटवर्क से, ऑप्शन नंबर सी भारत के सभी शहरों को रेलवे से परस्पर जोड़ना, ऑप्शन नंबर डी भारत के सभी औद्योगिक क्षेत्रों को पाइपलाइन से जोड़ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारतमाला परियोजना की शुरुआत 2017-2018 में हुई है। ठीक है, इसके तहत 34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। देखिए एडीओ 2026 में यही पूछा गया था कि इसके तहत कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। तो इसके तहत
34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है अरावली पर्वत श्रृंखला किसके बीच जल विभाजक का कार्य करती है। ऑप्शन ए में है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। ऑप्शन बी है नर्मदा एवं ताप्ती घाटी। ऑप्शन सी है सिंधु और गंगा नदी घाटी। ऑप्शन डी है गोदावरी और कृष्णा घाटी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सिंधु और गंगा नदी घाटी। ठीक है, क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखला किसके बीच जल विभाजक का कार्य करती है। तो सिंधु नदी घाटी और गंगा नदी घाटी के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये अरावली पर्वत का विस्तार जो है राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और याद रखिएगा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल में है और रायसीना हिल इसी अरावली पर्वत का भाग है। दिल्ली का रायसीना हिल इसी अरावली पर्वत का भाग है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया के चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है। तो अब बिल्कुल सही है, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है। ऑप्शन बी है निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है, जब उप मुखिया का चुनाव होता है और मत बराबरी की स्थिति होती है तो लॉटरी के माध्यम से उप मुखिया का चुनाव होता है। ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी बैठक में उप मुखिया का चुनाव करते हैं। बिल्कुल सही है, इलेक्शन के बाद प्रथम बैठक में उप मुखिया का चुनाव किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। आते हैं ऑप्शन नंबर डी, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होता है। तो यही गलत है, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता होता है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता होता है। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। किस वर्ष पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण में 50% की वृद्धि हुई थी। ऑप्शन नंबर है 2006, ऑप्शन नंबर बी 2007, ऑप्शन नंबर सी 2008, ऑप्शन नंबर डी 2009। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2006। किस वर्ष पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण में 50% की वृद्धि हुई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा 2006 और नंबर 1, इसपी 2006 ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। इनमें से कौन सी पुस्तक हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए परती पड़ी कथा, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी गीतांजलि, ऑप्शन डी राग दरबारी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परती पड़ी कथा। ठीक है, किताब बुक का और नाम याद रखिए, मैला आंचल। मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया है, तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा परती पड़ी कथा पुस्तक लिखा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा मैला आंचल पुस्तक लिखा गया है। ऑप्शन बी में है गोदान किसके द्वारा लिखा गया है, तो गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, गीतांजलि के लेखक कौन है, गीतांजलि के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, राग दरबारी का लेखक कौन है, तो राग दरबारी के लेखक श्री लाल शुक्ल।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, सौर ग्रहण तब होता है जब ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा सीधे पृथ्वी के पीछे और उसकी छाया में होता है। ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर डी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में होता है। सौर ग्रहण कब लगता है? पहला सवाल। सौर ग्रहण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या में लगता है। ठीक है, देखिए सूर्य अपनी जगह स्थित है। सूर्य का चक्कर लगाता है पृथ्वी, और पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा। ठीक है, अब पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा। जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति में सौर ग्रहण लगता है। सौर ग्रहण लगता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है तब सौर ग्रहण लगता है। देखिए एक सवाल, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा में लगता है। ठीक है, सन अपनी जगह में है, सूर्य देखिए अर्थ अपनी जगह में है। जब चंद्रमा यहाँ पृथ्वी का चक्कर लगाती है, जब चक्कर लगा के पृथ्वी के दूसरे छोर पर चंद्रमा पहुंचती है तो इस स्थिति में देखिए चंद्रमा और सूरज के बीच पृथ्वी आती है तो इस स्थिति में चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से किसे काला पेगोडा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मीनाक्षी देवी मंदिर तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी है बैजनाथ मंदिर बिहार। ऑप्शन नंबर सी है कोणार्क मंदिर उड़ीसा। ऑप्शन नंबर डी है खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा। देखिए इस कोणार्क सूर्य मंदिर को किसने बनाया है? पूर्वी गंग वंश के नरसिंह देव प्रथम ने बनाया है। क्वेश्चन है इनमें से किसे काला पेगोडा कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में किस वर्ष लागू हुआ? बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार किस वर्ष लागू हुआ? तो ऑप्शन ए में है 1992, ऑप्शन बी में है 1998, ऑप्शन सी में है 1995, ऑप्शन डी में 1997। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1995। तो याद रखिएगा बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार 1995 में लागू हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रसारण और नियंत्रण का संबंध निम्नलिखित में से किन राज्यों में है? तो ऑप्शन नंबर ए है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन सी है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ऑप्शन डी है असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। देखिए भारत की 6ठी अनुसूची में भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रसारण और नियंत्रण के संबंध में चर्चा की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रसारण एवं नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है, लेकिन 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ के भारत के जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, अनुसूची 5वीं के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रसारण और नियंत्रण की चर्चा की गई है। अनुसूचित 6 केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए
है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। बिहार में सेवा का अधिकार नियम कब पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 1 जून 2011, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 2011, ऑप्शन सी है 15 अप्रैल 2011, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 2012। ये क्वेश्चन है बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल 2011, ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल 2011, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं डेली आपके लिए NCERT बेस्ड 50 MCQ क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। चैनल नया है दोस्तों, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस क्लास में जो PDF का यूज हुआ है, इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ। कृपया मेरे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे जुड़े और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लें।